ध्यान दो। अब आप लोग नई हेडिंग लगाइएगा, ड्यूज लॉरेंज सिद्धांत। ड्यूज लॉरेंज सिद्धांत। ध्यान देना, अब नहीं अटक रही होगी, चेक करो कहां से अटक रही है, अपने आप सही चल रही है बिल्कुल। एक बार वापस चेक कर लो ना। हाँ जी, ड्यूज लॉरेंज सिद्धांत। चलो, इसके अंदर एक दो लाइन लिखो पहले, है ना, फिर अपन सिंपल सा है और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पहले एक दो लाइन लिख लो आप लोग, लिखो। नहीं अटक रही, यहां से सही चल रही है मेरे बिल्कुल क्लास। ठीक है, लिखो। माना, माना इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया, माना इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र ई एक्स है। माना इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र ई एक्स है। एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाया है। इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र ई एक्स है। तो इस अवस्था में, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। हाँ जी, चेक करना सारे के सारे। देखो, तो जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वो F इक्वल टू लगता है क्यू ई। सब जानते हैं इसे। अब हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन है तो आवेश कितना हो जाएगा, माइनस की। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सी दिशा में बल लगा हुआ है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, एक्स दिशा में है। तो ई की जगह ई एक्स लिख दूंगा, तो एफ की जगह क्या लिख दूंगा, मैं एफ एक्स लिख दूंगा। ठीक है, समीकरण नंबर देंगे इसे एक। क्यू आवेश पर ए विद्युत क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। ठीक है, दूसरा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये किस बात को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो इस बात को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर हमेशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा के अंदर क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, दूसरी बात, अब सुनना। तो न्यूटन के अनुसार, बहुत सिंपल टॉपिक है, तो न्यूटन के अनुसार एफ इक्वल टू होता है एम ए। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक्स बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण। तो यहां से ये आ जाएगा कितना, ये यहां से आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एम डी वी एक्स बटा डी टी। समीकरण नंबर दो, समीकरण एक व दो से चेक करना सारे के सारे। यहां से एम डी वी एक्स बटा डी टी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का ई, कैपिटल ई एक्स। तो यहां से डी वी एक्स बटा डी टी बराबर कितना आएगा, माइनस का ई अपॉन एम ई एक्स आएगा। ठीक है, समीकरण नंबर देना तीन। एक बार यहां तक उतारो। हाँ जी, कौन से न्यूज़पेपर के अंदर आया था मुझे व्हाट्सअप कर देना, है ना। कौन से न्यूज़पेपर के अंदर आया था मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण तीन है,
इस समीकरण 3 का औसत लेंगे। इसका औसत लेंगे तो चेक करो क्या आएगा, डी वी एक्स बटा डी टी। औसत केवल किसका लिया जाएगा, वेग का लिया जाएगा। यहाँ पे औसत केवल वेग का लिया जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग का जो औसत मान होता है उसी को अपवहन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वेग का औसत मान अपवहन वेग कहलाता है। इसे Vd से व्यक्त करते हैं। तो Vx का औसत मान क्या है, Vd है। तो 5 समीकरण 4 व 5 से समीकरण नंबर 6 उतारो यहां तक। ठीक है, अब देखना, अब इसके बाद में हम इधर ले लेता हूं। देखो, धारा घनत्व की परिभाषा से J इक्वल टू होता है एन ई वी, एन ई वी डी, ठीक, या एन क्यू वी डी, ऐसे लिखा जाता है। एन क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्यू क्या है, आवेश है, और वीडी क्या है, अपवहन वेग है। खूब पढ़ा है सेमीकंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ जे की जगह जे एक्स लिख दो, धारा घनत्व एक्स दिशा में, एन तो आएगा ही, आवेश क्या लिखो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई, अपवहन वेग वीडी। समीकरण नंबर देंगे 7। समीकरण 7 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 6 व 8 से, तो यहां से आ जाएगा डी जे एक्स बटा डी टी इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एन ई ई ई एक्स अपॉन एम माइनस माइनस प्लस, उतार लो इसे। तो ये अपनी यूनिवर्सिटी का थोड़ी है, ये तो जोधपुर यूनिवर्सिटी का है, अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं है ये।
ठीक है। अब देखो, सुनो, इस इक्वेशन से देखो, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा वैसे वैसे समय के साथ धारा घनत्व के मान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। चेक करो, जैसे जैसे EX बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम के साथ साथ इस धारा घनत्व का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे धारा घनत्व का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब सुनो, देखो यहां पे अपन ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा वैसे ही धारा घनत्व के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसके नीचे लाइन लिखो, पहले एक लाइन लिखना, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है धारा घनत्व के मान में भी वृद्धि होती है। धारा घनत्व के मान में भी वृद्धि होती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जब इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टक्कर करता है, जब इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टक्कर करता है तो उसके अपवहन वेग तो उसके अपवहन वेग के मान में परिवर्तन होता है। तो उसके अपवहन वेग के मान में परिवर्तन होता है तथा यह परिवर्तन अपवहन वेग के अपवहन वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। यह परिवर्तन अपवहन वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। सुनना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है अपवहन वेग के मान में परिवर्तन टक्कर के कारण किसके समानुपाती होता है, अपवहन वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो जब इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टक्कर करते हैं, जैसे ये जालक आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टक्कर करते हैं तो टक्कर करने के बाद क्या होता है, जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन जाकर इससे टकराएगा, ठीक है। अब टक्कर करने के बाद में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी गति कर सकता है, इधर की तरफ 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 भी गति कर सकता है, कहीं पे भी इसकी गति हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर टक्कर के बाद में ये यादृच्छिक रूप में कहीं पे भी गति कर सकता है, पर इसका जो औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0 होता है। गति इस प्रकार की होती है इसकी टक्कर के बाद में कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कुछ इसी प्रकार से होती है टक्कर। जैसे मान लो, जैसे कोई एक बाइक या कार है, वो किसी ट्रक से जाकर टक्कर करती है, तो टक्कर करने के बाद में क्या होता है, केवल बाइक वाले के हाथ में केवल स्टेयरिंग होती है, कार वाले के हाथ में केवल क्या होती है, स्टेयरिंग होती है, ठीक है ना। पर उसका कंट्रोल उससे हट जाता है, मतलब उसको ये थोड़ी पता है कि जब ये बाइक यहाँ पे जाके इससे टकराएगी तो टक्कर करने के बाद में वो इस दिशा के अंदर जाएगी। वो तो कहीं पे भी जा सकती है, टक्कर करने के बाद में इधर भी आ सकती है, टक्कर करने के बाद में इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो केवल क्या होता है, केवल उसके पास में स्टेयरिंग है, उसने हाथ में जो स्टेयरिंग ले रखी है वो है, लेकिन टक्कर करने के बाद में वो यादृच्छिक रूप के अंदर कहीं पे भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो इस प्रकार की गति के अंदर एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो जैसे मान लो, सुनना, अब मेरी बात ढंग से समझना, जैसे मान लो इसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड है, इसका वेग क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब टक्कर होगी तो टक्कर के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो गया, इसका औसत वेग कितना हो गया, 0 हो गया। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन कितना है, समय के साथ वेग में जो परिवर्तन है वो कितना हो जाएगा, देखो फाइनल वेग कितना है, 0, इनिशियल वेग कितना है, 5, तो ये वेग में जो परिवर्तन है वो कितना हो गया, -5 के क्या हो गया, समानुपाती हो गया। जैसे मान लो इसका यहाँ पे वेग कितना है, vd बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ टक्कर के बाद में इसका वेग कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो टक्कर के कारण वेग में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किसके बराबर होता है, वो परिवर्तन होता है अपवहन वेग के ही ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। जैसे यहाँ 5 है, ये 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 है, तो 0 माइनस 5 तो कितना आएगा, -5। तो ये -5, ये जो 5 है ये क्या है, vd है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन जालक आयनों से टक्कर करता है
तो टक्कर के दौरान जो अपवहन वेग में परिवर्तन है वो क्या होता है, अपवहन वेग के ऋणात्मक मान के ही क्या होता है, समानुपातिक होता है। अगर अपवहन वेग के ही ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है तो यहां से इसको जब हम इक्वल करेंगे, तो इसको जब हम इक्वल करेंगे तो अब चेक करो, इक्वल करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट कौन सा आएगा पहले तो ये समझ लो। देखो ये क्या है, अपवहन वेग के मान में परिवर्तन ही क्या है, अपवहन वेग के ऋणात्मक मान के समानुपाती है। जब मैं इसे इक्वल करूंगा तो ये डायमेंशन रूप में भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऊपर क्या है, वेग है, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और इधर क्या है, ये मीटर पर सेकंड है, और इधर क्या है, मीटर पर सेकंड बटा सेकंड है। तो इसका मतलब इसके नीचे समय की टर्म का ही भाग लगेगा, तो इसके नीचे जो टर्म आती है उसको बोलते हैं टो विश्रांति काल, और विश्रांति काल का मात्रक भी क्या है, समय के मात्रक के बराबर ही होता है। तो जब भी हम इसे इक्वल करते हैं तो इक्वल करने के बाद में जो रिजल्ट लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, माइनस का वीडी अपॉन टो लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टो क्या है, समय ही है, टो क्या है, यहाँ पे समय है। तो टक्कर के कारण जो अपवहन वेग के मान में परिवर्तन होता है वो अपवहन वेग के ही ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। जब इसे इक्वल करते हैं तो नीचे टो का भाग लग जाता है, क्योंकि डायमेंशन रूप में भी दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो कहां तक समीकरण आ गए अपने, 9, 9 के बाद में इसे देना समीकरण नंबर 10। चलो अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाओ, विश्रांति काल। अब इसके अंदर पहला पॉइंट लगाइएगा, विश्रांति काल। इसके अंदर पहला पॉइंट लगाइएगा, विश्रांति काल। इसके अंदर पहला पॉइंट लगाइएगा, विश्रांति काल। पहले एक बार विश्रांति काल लिख लो, मैं बता दूंगा वापस, है ना, एक बार और वापस रिपीट कर देंगे बाद में। पहले आप लिखो ना, विश्रांति काल लिखना, अपवहन वेग का मान, अपवहन वेग का मान प्रारंभिक अवस्था में अधिकतम होता है, प्रारंभिक अवस्था में अधिकतम होता है, तथा टक्कर के पश्चात, तथा टक्कर के पश्चात, तथा टक्कर के पश्चात कम हो जाता है, तथा टक्कर के पश्चात कम हो जाता है। चलो अब 2 मिनट ध्यान बोर्ड पर देखो, समीकरण 10 से आज चेक करना, डी वी डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का वी डी अपॉन टो। ठीक है, आगे चलते हैं, डी वी डी अपॉन वी डी इक्वल टू माइनस का डी टी अपॉन टो। अब क्या करते हैं, अपन समाकलन कर देते हैं, समाकलन करने पर चेक करो, डी वी डी अपॉन वी डी, हाँ जी, टी बराबर 0 पर वेग अधिकतम होता है, मैं मान लेता हूं वो अपवहन वेग क्या है, वी डी 0 है, और किसी समय टी पर क्या हो जाता है, वी डी है। चलो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ये आएगा log वी डी, इधर लग जाएगा वी डी 0 से वी डी, इसका कितना होगा टी, और 0 से टी, इधर सोल्व करो, वीडी की जगह वीडी रहेगा, log वी डी 0 इक्वल टू, तो यहां से वीडी बराबर कितना आ जाएगा, वीडी 0, उतार लो, जैसे उतार लो मैसेज कर देना।
लिख लिया क्या? चलो इसके नीचे लिखो। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, टी का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे अपवहन वेग का मान चर घातांक के रूप में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, लिखो जैसे 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 समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अपवहन वेग का मान कम होता जाएगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, अपवहन वेग का मान कम होता जाएगा। अपवहन वेग का मान कम होता जाएगा। यदि t इक्वल टू टो विश्रांति काल हो, तब हाँ जी vd इक्वल टू क्या हो जाएगा? vd 0 e की पावर माइनस का t अपॉन टी। तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा? vd 0 e की पावर माइनस 1। यानी वेग, अधिकतम वेग का कितना रह जाएगा? 36.8% रह जाएगा। बता दो। ठीक? इसके नीचे लिखना वह समय जब अपवहन वेग का मान, वह समय जब अपवहन वेग का मान अधिकतम अपवहन वेग का, वह समय जब अपवहन वेग का मान अधिकतम अपवहन वेग का 36.8% रह जाए, 36.8% रह जाए, उसे विश्रांति काल कहा जाता है। उसे विश्रांति काल कहा जाता है। उसे विश्रांति काल कहा जाता है। आज वो कोई पूछ रहा था ना कि ये अपवहन वेग में परिवर्तन किस तरीके से है, एक बार और बता देता हूं मैं। मैंने ये लिखा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये टक्कर की वजह से है। इसकी वजह से है, टक्कर की वजह से है। टक्कर की वजह से है, इसका मतलब क्या है? चेक करो। देखो ये जालक आयन है,
ये इलेक्ट्रॉन है, इसका वेग मान लो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। अब जब इलेक्ट्रॉन चालक आयन से टक्कर करता है, तो टक्कर के बाद में इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये जो वेग में परिवर्तन है, वो वेग में परिवर्तन क्या होगा, डीवी बटा डी होगा। तो ये जो वेग में परिवर्तन है टक्कर के कारण, वो किसके समानुपाती होता है, अपवहन वेग के ही ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। देखो फाइनल वेग कितना है, 0 है, इनिशियल वेग कितना है, 5 है, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 0 माइनस का 5 हो गया। तो यहां से क्या आएगा, ये डी वी डी बटा डी टी इक्वल समानुपाती किसके होगा, -5 के समानुपाती होगा। और -5 की क्या है, वी डी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि टक्कर के कारण अपवहन वेग के मान में जो परिवर्तन होता है, वो अपवहन वेग के ही ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इसको समानुपाती कर देते हैं। अब ये डायमेंशन रूप में बराबर नहीं है, जब इसे हम इक्वल करेंगे तब डायमेंशन रूप में भी ये बराबर होना चाहिए। तो ऊपर है मीटर पर सेकंड, इधर भी है मीटर पर सेकंड, लेकिन इधर इसके अंदर सेकंड का भाग लगा हुआ है, समय का। तो यहाँ पे अपन किसका भाग लगा देते हैं, विश्रांति काल का भाग लगा देते हैं। किसका भाग लगा देते हैं, विश्रांति काल का भाग लगा देते हैं। चलो, तो अभी हमने जो वो लिखी है लैंग्वेज, उसके नीचे जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, चेक करना। प्रारंभ में t बराबर 0 पर वेग कितना है, वी डी 0 अधिकतम। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे वेग का मान क्या होता जाएगा, चरघातांक के रूप में कम होता जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करो, मान लो यहां पर t इक्वल टू टो पर जो वेग है वो प्रारंभिक वेग का कितना रह जाता है, 1/e गुना रह जाता है, यानी 36.8% रह जाता है। और ये जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में था, vd और t के बीच में था। इस वाले इक्वेशन के लिए ग्राफ, तो ये ग्राफ बना लो। ऐसे ग्राफ खूब पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। इस ग्राफ को बना लीजिए। तो ये हो गया इसका विश्रांति काल वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब अगला पॉइंट लगाओ, विद्युत चालकता। अगला पॉइंट लगाओ, विद्युत चालकता। नेक्स्ट पॉइंट लगाना, विद्युत चालकता। देखना इसके अंदर अपवहन वेग में परिवर्तन अपवहन वेग में परिवर्तन बल एवं टक्कर दोनों के कारण होता है। बल एवं टक्कर दोनों के कारण होता है। और साम्य अवस्था में क्या होता है, जो अपवहन वेग में परिवर्तन है वो शून्य हो जाता है। अगर इसको बराबर करेंगे तो 0 बराबर कितना आएगा, डी वी डी बटा डी टी बल के कारण, और डी वी डी बटा डी टी टक्कर के कारण। ये दोनों रिजल्ट हमने ज्ञात कर रखे हैं, दोनों मान इसके अंदर रख देंगे और रिजल्ट हम आगे विद्युत चालकता का ज्ञात करेंगे। यानी अपवहन वेग में परिवर्तन दो वजह से होता है, बल के कारण और टक्कर के कारण। और साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर क्या होता है, अपवहन वेग में परिवर्तन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि साम्य अवस्था की स्थिति के अंदर क्या होता है, जो अपवहन वेग है वो नियत हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर उसमें परिवर्तन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
यहाँ 0 करेंगे तो ये दोनों रिजल्ट का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन अपन कल करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इसकी कैलकुलेशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब ज्यादा